हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवार्ड एकेडमी पे। आज हम लोग हर स्टेट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं यूपीपीएससी, बीपीएससी एक्सेट्रा, सबके जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, उसे देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इन ए पार्टिकुलर कैचमेंट एरिया एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो जो सबसे अच्छा और बेहतर मेथड होता है एवरेज रेनफॉल निकालने का, वो होता है आइसोहेटल मेथड। आइसोहेटल मेथड जो होता है हमारा, वो सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसमें सी दिया है जो कि है थाइसन पॉलीगॉन मेथड, लेकिन थाइसन पॉलीगॉन मेथड जो होता है वो सेकेंड नंबर पे आता है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन पीएमपी। तो पीएमपी को निकालने के दो फार्मूले होते हैं। इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ग्रेटेस्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल जो है किसी पार्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना फिजिकली पॉसिबल है एक स्टेशन या कैचमेंट में। तो उसको निकालने का फार्मूला होता है पी बार प्लस के सिग्मा। ओके, जिसमें के जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज है, और पी जो है मीन एनुअल रेनफॉल सीरीज है। ओके, तो यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल दैट सेटिस्फाई क्लाइमेटोलॉजिकली, ठीक है, यानी कि एक क्लाइमेट को या फिर एक एरिया को जो अपर लिमिट किसी रेनफॉल का सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वही होगा प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो इसका प्रेसिपिटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है रेन सिमुलेटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो रेन सिमुलेटर जो होता है वो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन के मेजरमेंट के लिए होता है। उसमें करते ये हैं कि रेन सिमुलेटर से बारिश कराते हैं जब तक पूरा इनफिल्ट्रेशन को वो सेटिस्फाई ना कर दे और रन ऑफ होने लगे, तब हम उस एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी उससे हमें पता चल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है विच मेथड गिव्स एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन हिली एरिया कैचमेंट। तो हिली एरिया कैचमेंट में जो होता है वो आइसोहेटल मेथड जो होता है, वो एरिया को डिवाइड करने वाला मेथड, वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक कैचमेंट दिया हुआ है, अगर ये हमारा एक कैचमेंट दिया हुआ है और ये आइसोहाइट्स हैं। आइसोहाइट्स वो होते हैं जो सेम रेनफॉल को ज्वाइन करने वाली लाइन्स होती है, वो हमारी आइसोहाइट्स होती हैं। तो अगर ये एरिया हमारा A0 है, A1 है, और ये P1 P2 है, और ये A2 है, A3 है, तो इन दोनों के बीच का अगर मुझे रेनफॉल पता करना होता है ना, तो हमें P1 प्लस P2/2 करना होगा और इनटू उसका एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा उसके बीच का रेनफॉल। तो उसी हिसाब से आपको नीचे देख सकते हैं आप, अब नीचे ये समझा रखा है कि मीन कैसे निकालते हैं। तो एवरेज हिली एरिया में हम आइसोहेटल मेथड यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द टाइप ऑफ रेन गॉज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज गिवन बाय। तो हम लोग जो इंडिया में बेसिकली यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम जो है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप गेजेस होते हैं और नॉन रिकॉर्डिंग होते हैं। जो नॉन रिकॉर्डिंग हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो साइमंस रेन गॉज होता है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा बोनस नॉलेज के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से 10% जो आपके रेन गॉज होने चाहिए वो रिकॉर्डिंग टाइप के होने चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय लिफ्टिंग एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो लिफ्टिंग ऑफ एयर होती है और प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम लोग साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसमें हमें और भी तरह के प्रेसिपिटेशन जो होते हैं उसके डेफिनेशंस दे रखे हैं, तो इसे हम पढ़ सकते हैं। फ्रंटल होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ वार्मर एयर ओवर कोल्डर वन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि वार्मर एयर जो होता है वो कोल्डर एयर के ऊपर चला जाता है, एक फ्रंट का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण बारिश होती है। और ओरोग्राफिक में क्या होता है द मॉइस्ट एयर मास गेट्स लिफ्टेड अप टू हायर एल्टीट्यूड। इसमें बेसिकली ये होता है कि मॉइस्ट जो एयर होता है वो हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, हाई प्रेशर में आने के बाद हाई प्रेशर में वो पहुंचेगा, उसके बाद फिर कूलिंग से गुजरेगा, जिसके कारण कंडेंसेशन होगा उसका और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और कन्वेक्टिव रेनफॉल हमारा वो होता है जिसमें वार्मर एयर ऊपर गया, ऊपर जाते जाते वो लेसर डेंसिटी के कारण ऊपर गया, ऊपर डेंसिटी बढ़ते उसकी सराउंडिंग से बढ़ती जाएगी, वो कूल होगा, और कन्वेक्टिव सेल के कारण वो कूल होने के बाद वो प्रेसिपिटेट कर जाता है, तो वो होता है कन्वेक्टिव रेनफॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 7th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है विच प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इन कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग। तो इसमें मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो डेफिनेशंस पढ़े थे उसके हिसाब से हमें पता है कि कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होता है वो नॉर्मल वार्मर एयर जो होता है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे जाता है और कोल्ड होता है, डेंस होता है, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल बिटवीन टू सेक्शन इन आइसोहेटल मेथड इज एज्यूम टू बी। तो आइसोहेटल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दोनों रेनफॉल जो हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारा कैचमेंट होता है तो उसमें दो आइसो हाइट्स के बीच का जो सेक्शन डिवाइड करते हैं उसमें हम इन दोनों रेनफॉल के मीन लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो इसको जो होता है लीनियर वेरिएबल माना जाता है, उसीलिए ये होगा लीनियर, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आइसोबार इज ए लाइन विच जॉइंट्स पॉइंट ऑफ इक्वल। तो आइसोबार क्या, बार हमारा होता है प्रेशर से रिलेटेड, बार जो होता है वो हमारा होता है प्रेशर से रिलेटेड। तो प्रेशर अगर आइसो है मतलब कि सेम प्रेशर वाला, यानी कि सेम प्रेशर यानी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जो पॉइंट्स होंगे वो आइसो बार से जुड़े होंगे, ठीक है। तो 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द ऑड वन इन द फॉलोइंग। तो इसमें हमें ऑड वन बताना है। तो जैसे हेल हो गया, स्नो हो गया और स्लीट हो गया, इन सब में जो वाटर के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी यूज्ड होते हैं, लेकिन रेन में जो होता है सिर्फ वाटर होता है, उसीलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा फिर से 10 नंबर ही मार्क कर दिया गया है। अ रेन गोज शुड प्रेफरेबली बी फिक्स्ड। पहला ऑप्शन है नियर ए बिल्डिंग, अंडर ए ट्री, इन ओपन स्पेस या क्लोज्ड स्पेस। तो क्लोज्ड स्पेस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लोज्ड स्पेस में रख देंगे तो बारिश कहाँ से हो जाएगी उसमें। अंडर ए ट्री का भी ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि उसमें इंटरसेप्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे भी क्रॉस कर देंगे। नियर ए बिल्डिंग में भी अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे इंटरसेप्शन लॉस तो होगा ही, प्लस इनिशियल लॉस में जो अगर मान लीजिए अगर बारिश तिरछी हो रही है तो वहाँ पे कुछ रेन वाटर का लॉस हो जाएगा, उसीलिए ओपन स्पेस में रखते हैं। इसका भी कोई क्राइटेरिया होता है कि जो ओपन स्पेस होना चाहिए वो एटलीस्ट 5.5 से 5.5 मीटर का एक ओपन एरिया होना चाहिए, और उससे जो नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए या तो 30 मीटर, या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट मान लीजिए 45 मीटर है तो 45 इंटू 2 यानी कि 90 मीटर की दूरी में वो रेन गॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज से हमें पूछा है इसमें। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो रिकॉर्डिंग रेन गॉज जो होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है साइफन टाइप। साइफन टाइप जो रेन गॉज होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप भी होता है, और इंडिया में वही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th नंबर, द प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म्स में मेज़र किया जाता है। एज डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में इस तरह मेज़र किया जाता है कि आज कितनी बारिश हुई थी, कितनी सेंटीमीटर या कितनी बारिश हुई, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कौन सा नहीं है, तो स्नो एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, हेल भी है, रेन भी है। स्मॉग जो या फिर कुहासा जो है ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेन ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन इज ड्यू टू। तो रेन जो होता है कोल्ड वेदर सीजन के वक्त हाई प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि टेम्पलेट जो साइक्लोन्स बनते हैं वो मेडिटेरियन सी में वही रेन कॉज करते हैं, तो हाई प्रेशर हमारा इसमें मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड। तो सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मैंने पहले ही बताया आपको, सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को ज्वाइन करने वाली लाइंस हमारी आइसोहाइट्स होती हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और नीचे हम आंसर में देख सकते हैं हमें 2 इन्फॉर्मेशन और मिल रही है। आइसोबार, लाइन ऑन अ वेदर मैप दैट जॉइंस द प्लेस हैविंग सेम एयर प्रेशर, ये क्वेश्चन भी हमने पिछली बार पहले देखा है। और आइसोक्रोन होता है, और ऐसी लाइनें जो सेम टाइम को मैप करती हैं, सेम टाइम को मैप करती हैं मैप पे, उसे हम आइसोक्रोन कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है आइसोहाइट इज ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ। आइसोहाइट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इक्वल रेनफॉल जो होता है उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइंस को कहते हैं हम आइसोहाइट्स। जैसे आप देख सकते हैं ये अगर ये पूरा एक कैचमेंट दिया हुआ है तो ये जो लाइंस हैं ये सेम रेनफॉल 9.1, ये 9.1 ही होगा, ये 7.2 को डिनोट कर रहा है, ये 6 से 6 को डोनेट कर रहा है, ये सेम
अमाउंट ऑफ रेनफॉल को डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे 10 mm बारिश हुई है तो यहाँ भी 10 mm हुई होगी, यहाँ भी 10 mm हुई होगी, ऐसा इनमें माना जाता है, इसीलिए इन्हें आइसोहेड्स कहते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन इज, तो हमें जैसा कि पता है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो होता है रिजल्ट करता है, बी ऑप्शन हम चेक करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। तो नेचुरल राइजिंग ऑफ वार्मर लाइटर एयर इनटू कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग, जो नॉर्मल बारिश होती है वो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में होता है, तो इसका बी ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व या डैड कर्व प्रेसिपिटेशन को क्या शो करता है। तो जो डैड कर्व होता है ना वो मिनिमाइज इन्वेलप नहीं शो करता, ये गलत ऑप्शन है, वो मैक्सिमाइज इन्वेलप्स थ्रू द एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट्स। तो वो जो इसमें बेसिकली करते क्या हैं कि हम मैक्सिमाइज़ करते हैं डेप्थ एरिया कर्व को। डेप्थ एरिया कर्व में मैक्सिमाइज़ ये करते हैं कि हम एक कैचमेंट को स्टडी करते हैं, एक कैचमेंट को स्टडी करते हैं और इस पर जो अलग अलग रेनफॉल होती हैं, अलग अलग मतलब बहुत सारे स्ट्रॉम्स को हम एनालाइज करते हैं और जो उसमें मैक्सिमम हमें वैल्यू निकाल के देती है, मैक्सिमम डेप्थ और एरिया ड्यूरेशन का, तो उसे हम कहते हैं डैड कर्व से मैक्सिमाइजिंग एनवेलप थ्रू एप्रोप्रिएट डेटा पॉइंट, यानी इसका हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में लगता है कि आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री होकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अवश्य रिप्लाई करूँगा और आपको जानकारी दे दूँगा जिसकी आपको नीड होगी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिसीव डैश सेंटीमीटर ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो हमें पता होना चाहिए, ये मेमोरी वाइज क्वेश्चन है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो 150 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द रेनफॉल विथ इंटेंसिटी ग्रेटर देन 4 mm बट लेस देन 6.5 mm पर आवर इज रेफर्ड एज। यहाँ पे ये 6.5 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 7.5। ये ओरिजिनल डेटा जो होता है वो 7.5 होता है, 7.5 mm पर आवर। तो 4 से 7.5 mm, 2.5 से 7.5 mm जो होता है ये हमारा मॉडरेट रेंज में आता है। वैसे भी ये वाला जो वैल्यूज़ हैं ये मॉडरेट के केस में ही लाई कर रही है, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इस टेबल को याद कर लें तो बेटर रहेगा, तो आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो 21 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन इंडिया कंपेयर टू वर्ल्ड इज। तो इंडिया में हमें ये पता होना चाहिए कि 4% ऑफ जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है कंपेयर टू वर्ल्ड। ओके, तो ये इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22nd नंबर क्वेश्चन जो हमसे ये कह रहा है कि द स्प्रिंग विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन डाउन वर्ड पैसेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन अ परमिएबल डिपॉजिट इज़ हिंडर्ड बाई अंडरलाइंग इम्प्रीवियस लेयर। तो मतलब हमसे ये कह रहा है कि अगर एक परमिएबल डिपॉजिट के द्वारा ग्राउंड वाटर से जो पानी होके ऊपर आता है स्प्रिंग में, उस स्प्रिंग को क्या कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर इसे हम ग्राउंड कंसिडर कर लें, इसे हम ग्राउंड कंसिडर कर लें और ये नीचे वाली लेयर हो गई। ओके, तो यहाँ पे एक इम्परवियस लेयर आ जाएगी। इम्परवियस मतलब यहाँ पे वाटर ये अलाउ नहीं करती है पास करना। ठीक है, ये अगर पूरी इम्परवियस लेयर हो गई और यहाँ पे वाटर आ रहा है ये ग्राउंड के नीचे इनफिल्ट्रेट होके, तो ये वाटर अब कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है। तो ये आर्टिशियन प्रेशर यानी कि जो मिट्टी और इम्परवियस के कारण जो वाटर को कहीं जाने का जगह नहीं मिल रहा, तो वो एज ए प्रेशर वो बाहर आने की कोशिश करेगी। यहाँ से जो बाहर आएगी, तो जो ग्राउंड से वाटर बाहर आता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं, और इस केस में जो ग्राउंड से बाहर आता है वाटर उसको हम स्ट्रेटम स्प्रिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 23rd नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्टैंडर्ड रेन गॉजेस। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टैंडर्ड रेन गॉज इंडिया में यूज़ करते हैं वो साइमंस रेन गॉज यूज़ करते हैं, जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द कॉमनली यूज्ड रेन गॉजेस। तो जो कॉमनली यूज हम लोग करते हैं रेन गॉज वो फ्लोट टाइप रेन गॉज होता है, फ्लोट टाइप, उसीलिए बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, तुरंत बन जाता है। ओके, तो 25th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है वाटर डिराइव फ्रॉम प्रेसिपिटेशन रेन एंड स्नो विच इन्फिल्ट्रेट्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। तो जो
ये वाटर रेन या स्नो के इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं ग्राउंड में, उसको हम मीटियोरिक वाटर कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंप्लीशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जो कोरालिस फोर्स होता है, कोरालिस फोर्स होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। कोरालिस फोर्स बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए ये अगर हमारा अर्थ है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो जिस अबाउट वो घूम रहा होता है उसी के अपोजिट में ये कोरालिस फोर्स लगता है, उसी के एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगर ये उसका एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर, यानी इस वाले एरिया में कोरालिस फोर्स हमारा काम करता है। तो वो जो फोर्स होता है वही सारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हैपन करवाने का एक मेथड है, नेचुरल प्रोसेस है उसे कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, डैश इज यूज टू डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यील्ड इक्वल टू एवरेज डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम। तो अगर हमें कैपेसिटी निकालनी होती है एवरेज डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम की, तो मास कर्व जो होता है, मास कर्व का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर आप देख सकते हैं, मास कर्व इज यूज टू डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यील्ड इक्वल टू एवरेज डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमंस रेन गॉज इज अ टाइप ऑफ। तो साइमंस का जो रेन गॉज था वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गॉज है, उसी लिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द टेम्परेचर एट विच एयर मास जस्ट बिकम सैचुरेटेड इफ कूल्ड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर विथ मॉइस्चर नाइदर एडेड और नॉट रिमूव्ड इज कॉल्ड। तो ये ड्यू पॉइंट होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो एक्चुअल हमारा वेपर प्रेशर होता है वो सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। और वेपर प्रेशर बेसिकली ये होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वेपर का, वो वाटर से इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। और बेसिकली आपको मैंने पहले भी बोला आपको कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी पॉइंट के बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगा, आप फ्री होके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द प्रेसिपिटेशन इन रीजन ऑफ डिफ़िकल्ट एंड इनएसेसिबल ट्रेन्स। तो जो इनएसेसिबल ट्रेन होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पे हम जाकर रेन गॉज को फिट नहीं कर पाएंगे। और प्लस रेन गॉज जो होता है वो उसका आइडियल कंडीशन ये होता है कि पूरा इलाका जो होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन अब इनएसेसिबल ट्रेन है या फिर हिली रीजन है, वहाँ पे तो ऊबड़ खाबड़ होते हैं प्लेन्स, वहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा नहीं हमें। तो वहाँ पे हम रडार मेथड को यूज़ करते हैं रेन को मेज़र करने के लिए, प्रेसिपिटेशन मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फुल फॉर्म ऑफ USLE। तो USLE का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो इसे आप याद ही रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि स्टेट एग्ज़ाम्स में उतने डीप में नीड नहीं होती है, और आपको किसी की क्वेश्चन की नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो 32nd नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द फ्लो इन मेजर रिवर ऑफ इंडिया इज़ मॉनिटर्ड बाई। तो जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन इंडिया की है वही मेज़र करती है मेजर रिवर्स में क्या फ़्लो चल रहा है, या फिर कब उनका सर्ज आने वाला है, या कब उनमें डिस्चार्ज बढ़ता है घटता है, और जो भी प्लानिंग होती है वो उसी के हिसाब से वो लोग करते हैं। उसके बाद 33rd नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो साइमन का जो रेन गॉज होता है ये पहले भी हम देख चुके हैं। साइमन रेन गॉज होता है वो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गॉज है, और ये देखिए आप कितनी बार आ चुका है, ये बार बार आता है, तो आप इसे याद ही रखिए। 34th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाइड्रोलॉजी इज साइंस विच डील्स विथ। तो हाइड्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों से डील करता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35th नंबर क्वेश्चन, डबल मास कर्व टेक्निक इज़ अलाउड टू। तो डबल मास कर्व टेक्निक जो होता है इसमें बेसिकली ये करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा चेक करते हैं कि मान लीजिए कि कोई रेन गॉज है वो कितने कंसिस्टेंट डेटा दे रहा है, ठीक है। अगर किसी 5 साल डेटा वो कुछ देता है और अगले 5 साल वो डेटा इनकन्सिस्टेंट देता है, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो जो हमारा डबल मास कर्व होता है ना वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको पता चल जाता है कि किसी रेन गॉज में हमारी खराबी आई है, उसी से हम इनकन्सिस्टेंसी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 36 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर हैज़ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आवर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर विल अकर इन ईच ऑफ 2 सक्सेसिव ईयर्स। यानी बेसिकली हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 साल में 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी मेरी 50 साल में 10 सेंटीमीटर आने की कितना है, तो रिटर्न पीरियड को 1/t करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे क्या हो जाएगा 1/50। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो कि होता है q 1 - p, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 1 - 1/50 दैट इज़ 49/50। ओके, तो हमारा p और q आ गया। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी हमें बताना होता है p ऑफ मतलब 2 बार आने की 2 सक्सेसिव ईयर में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है nc2, यानी कि n ये होता है और ये होता है r। तो यानी कि बेसिकली ये हमसे ये कह रहा है 2c2 p की पावर 2 एंड q की पावर 0, 2 - 2 n - r। तो q की पावर 0 हो गया तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा इसके ऊपर, और p स्क्वायर यानी 150 का स्क्वायर, और 2c2 हमारा क्या होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ओके, तो 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो ये हमारा 1 ही बचेगा, और p स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 150 इंटू 1/50। तो ये हमारा 1/50 हमारा कितना होता है 0.02। तो हम 0.02 इंटू 0.02 करते हैं अगर, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा मैच कर जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, आंसर में जो दिया है उत्तर क्लियर नहीं था उसीलिए मैंने समझा दिया इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज़ प्लॉट बिटवीन। तो जो कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन होता है वो प्लॉट होता है फ्लो और परसेंटेज ऑफ टाइम फ्लो एक्सीड, मतलब जितने टाइम फ्लो हुआ और जितने परसेंटेज टाइम फ्लो एक्सीड किया उसके जो उन दोनों के बीच का जो प्लॉट होता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है रेन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ वाटर ड्रॉप ऑफ साइज। तो रेन जो होता है जनरल रेन वो किस वाटर ड्रॉपलेट साइज़ का होता है, तो ये 0.5 से 6 mm होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 0.5 से 6 mm होता है। तो 6 mm में क्यों, 6 mm से ज़्यादा होगा तो वो टेंड करते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अगर वो स्काई से फॉल कर रहे हैं तो अपने टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने से पहले ही वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉलर ड्रॉप्स में। ओके, और ड्रिजल तब कहते हैं जब 0.5 mm से भी छोटे ड्रॉप्स होंगे तो उनको ड्रिजल कहते हैं, और उनकी इंटेंसिटी 1 mm/h से भी कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा डी मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 39th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल को रिकॉर्ड करे, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होते हैं कि हाँ इतना बारिश हुआ इतना बारिश नहीं हुआ, लेकिन क्यूमुलेटिव रेनफॉल क्या होता है, ये टाइम के साथ आपको मतलब टाइम बढ़ता रहेगा और उसी के हिसाब से ये बताते रहेंगे कि टोटल कितना बारिश हुआ, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइम पे कितना बारिश हुआ। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 40th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इफ़ देयर इज़ रेन बिटवीन 8 AM to 10:30 AM and the entire basin just start contributing water at 8:30 AM to the outlet, then the time of concentration will be। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली ये होता है कि अगर ये पूरा कैचमेंट है, ठीक है, ये अगर पूरा कैचमेंट है तो जो फारदेस्ट पॉइंट पे, मान लीजिए अगर यहाँ से हमको आउटलेट देना है रेन के वाटर को, यहाँ पे जो फारदेस्ट पॉइंट पे मतलब जो सबसे दूर होगा आउटलेट से, वहाँ पे जो बारिश की बूंद गिरी, ठीक है, वो जैसे पहुँच जाएगी आउटलेट पे तो उस जो इस ड्रॉपलेट को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है ना उसे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ रेन जो है 8 बजे हुई है, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट हुई है और बेसिन जो स्टार्ट होता है 8 साढ़े 8 से होने लगता है, मतलब 8:30 पे पानी जो है यहाँ पहुँचने लगा, यानी मान लीजिए यहाँ पानी 8 बजे गिरा तो 8:30 पे यहाँ पहुँच गया, यानी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हमारा क्या हुआ 30 मिनट्स हुआ। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है रेनफॉल इज कंसिडर्ड एसिड रेन इफ़ द pH ऑफ रेन वाटर इज़। तो अगर एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, तो एसिड रेन अगर इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होगा तो जो हमारा एवापोरेटेड वाटर होता है जो क्लाउड के फॉर्म में ऊपर जाता है वो इंटीग्रेट कर जाता है SO2 और NO के साथ, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वो
मिल जाता है, जिसके कारण पीएच की वैल्यू कम हो जाती है, 5.5 से 5.5 के बीच में रहेगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में एन आइसोक्रोन इज अ लाइन ऑफ बेसिन मैप। तो आइसोक्रोन मैंने पहले ही बताया था कि इक्वल टाइम इंटरवल पे जो हमारी लाइंस होती हैं कैचमेंट के रन ऑफ को या फिर किसी भी वैल्यूज़ को बताने के लिए इक्वल टाइम इंटरवल पे वो होती है आइसोक्रोन। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया आपको, जो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है वो हमारा आइसोहाइटल मेथड होता है, जिसमें हम एक कैचमेंट एरिया के आइसोहाइट्स लाइन पता करते हैं और उस एरिया को डिवाइड करके एरिया को अलग अलग आइसोहाइट्स में डिवाइड करके मीन लेके उनके टोटल नंबर ऑफ एरिया से डिवाइड कर देते हैं, जो एन होता है उनका। ठीक है, उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी आइसोहाइटल मेथड सबसे अच्छा है, फिर थिसन पॉलीगन मेथड है, फिर अर्थमेटिक मीन मेथड है। ठीक है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आइसोहाइटल मेथड की है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 44th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैच ऑफ वाटर टू पास थ्रू सेटिंग बेसन इज नोन एज। तो एवरेज टाइम जो मतलब बैच ऑफ वाटर, मान लीजिए जैसे कि एक अमाउंट ऑफ वाटर हुई कैचमेंट में, अगर वो पूरा अमाउंट को निकलने में जो एवरेज टाइम निकलता है, जो पहला जैसे फर्स्ट जो होगा सबसे आगे जो होगा वो पहले निकल जाएगा, सबसे लास्ट में हो जाएगा वो कुछ देर बाद निकलेगा, तो इन सब वाटर का जो एवरेज टाइम होता है उसको फ्लो थ्रू टाइम कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द टोटल रेनफॉल इन ए कैचमेंट एरिया इज 1200 किलोमीटर स्क्वायर। कैचमेंट जो है वो 1200 किलोमीटर स्क्वायर का है। ड्यूरिंग ए 6 आवर स्टॉर्म इज 160 mm। द इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स फाई ड्यू टू स्टॉर्म रन ऑफ 1.2 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रन ऑफ की वैल्यू दी हुई है। तो रन ऑफ की वैल्यू क्या होती है कि कितना पानी उसमें इन्फिल्ट्रेट करने के बाद बह रहा है उस कैचमेंट में और आउटलेट की तरफ जा रहा है। तो रन ऑफ का जो वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब है और एरिया हमारा है 1200 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते हैं तो हमें 10 सेंटीमीटर का रन ऑफ आता है। ठीक है, और रेनफॉल जो हमारा 160 mm हुआ था जो कि हो गया 16 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल होगा यहाँ पे। तो अब हमें इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन टाइम। इन्फिल्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन मान लीजिए अगर ये लैंड है तो जो पानी आ रहा है ऊपर से आ रहा है तो कुछ पानी बह जाएगा, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो ये जो ज़मीन के अंदर जा रहा है वो किस रेट से जा रहा है वही हमें पता करना है। तो अगर हमें रेनफॉल पता है, हमें रन ऑफ पता है, तो रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपन टाइम कर देंगे तो हमें इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स आ जाएगा। तो 16 - 10 अपॉन 6 आवर की स्टॉर्म थी तो 1 सेंटीमीटर पर आवर का हमको इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स मिल जाता है। तो ठीक है, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो होगा 1 सेंटीमीटर पर आवर का आया है ना, तो ये हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे 1 सेंटीमीटर पर आवर आया और इन्होंने मार्क किया है सी ऑप्शन जो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा उसे। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन है स्टेलिन बेसिन इज प्रोवाइडेड एट डाउन स्ट्रीम ऑफ द फ्लोर। तो स्टेलिन बेसिन को इसलिए प्रोवाइड किया जाता है डिप्रेशन ऑफ चैनल और रिजर्वायर डीप के कि रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसके वेलोसिटी को कम करने के लिए, मान लीजिए अगर स्टेलिन बेसिन हम नहीं लगाते हैं तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम में जो हमारा चैनल होगा उसको वो इरोड कर देगा, तो हमारी चैनल की लाइफ कम हो जाएगी और इरोजन बढ़ जाएगा। तो जो हमारा वेलोसिटी हो गई या फिर चैनल का क्यू हो गया वो उस पर अफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें डिसिपेट करना होता है एनर्जी को, इसलिए स्टेलिन बेसिन लगाते हैं हम। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रेन सिमुलेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन। पहले भी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। रेन सिमुलेटर जो होते हैं वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्नो, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रेन गॉजेज।
तो जो अगर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्नो भी है रेनफॉल के साथ, तो टिपिंग बकेट गेज जो होता है उसे हम रेन गेज जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द थीजन वेट्स ऑफ 4 रेन गॉज, 4 रेन गॉज लगाए गए थे जिनके थीजन वेट बेसिकली ये होते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक कैचमेंट है जिनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एक रेन गॉज यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो थीजन वेट मतलब इस एरिया इनटू उस रेनफॉल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो थीजन वेट होता है, ठीक है। तो सबका ए बी सी डी का ए बी सी और डी इन सब का कितना दिया है 0.15, 0.25, 0.3 और 0.3, ठीक है। इफ एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज 5 सेंटीमीटर, द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट बी सी डी आर 5, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेनफॉल एट ए, ठीक है। तो हमें ए पे रेनफॉल बताना है। मान लीजिए ये मिसिंग रेनफॉल डेटा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें बी सी डी का रेनफॉल 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल हम निकाल सकते हैं। हमें x1 सबका ये नॉर्मल एनुअल रेनफॉल पता है, नॉर्मल जो रेनफॉल हुआ है वो पता है 0.15, 0.25, 0.3 और 0.3, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बस ये ए पे जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल था वो नहीं पता था और टोटल एवरेज हमें पता था। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया और 5, तो डी हम करेंगे अगर, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर हमको ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इसमें हम मार्क कर देंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंस विच डील्स विद ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन ऑफ वाटर का जो साइंस होता है उसे हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। सब्जेक्ट भी हमारा अभी हाइड्रोलॉजी ही देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स इसमें जो हैं वो हमारे सही हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो नॉर्मल रेशियो मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग मिसिंग एनुअल प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ ए स्टेशन विच when annual precipitation and normal annual precipitation at neighbor stations are known। तो ये सही बात है कि नॉर्मल रेशियो मेथड हम तभी यूज़ करते हैं। इसमें एक और चीज़ होता है कि नॉर्मल रेशियो मेथड हम तब यूज़ करते हैं, मान लीजिए जैसे कि उनका जो नॉमिनल एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है ना वो ±10% के रेंज में होता है NX के, जिस पे हमको निकालना है। अगर ±10% के रेंज में होता है तो फिर हम डायरेक्ट मीन ले लेते हैं उनका, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन n-1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और तो ये पहला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं। एवरेज अर्थमेटिक एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रेसिपिटेशन इज सुपीरियर टू 1000। तो ये गलत बात है, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है ये कम एक्यूरेट होता है 1000 पॉलीगन मेथड से। तो ये गलत सेंटेंस है हमारा। थर्ड ऑप्शन हमें ये कह रहा है आइसोहाइथल मेथड इज कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल इज सुपीरियर टू अर्थमेटिक एवरेज रेनफॉल एंड 1000 पॉलीगन मेथड। तो ठीक है, ये सही बात है कि आइसोहाइटल मेथड जो होता है ये बेटर होता है और अर्थमेटिक एवरेज मेथड जो होता है ये इन दोनों से सुपीरियर होता है। तो ये सही है, यानी कि फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52nd नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रेन फॉल्स एज वाटर ड्रॉपलेट ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm। तो 0.5 mm से जो छोटे होते हैं उसको ड्रिजल कहते हैं हम लोग, सी। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है 1 mm पर आवर से भी कम होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसे पॉज करके ये एक्स्ट्रा डेटा जो है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसे रीड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए उसे। चलिए 53rd नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज गिव्स। तो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज जो होता है वो हमें क्या देता है, तो मास कर्व ऑफ रेनफॉल देता है हमें। रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज वेइंग बकेट मेथड हो गया। तो इसमें क्या होता है गिव्स ए प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल अगेंस्ट द elapsed टाइम, और उसी को हम लोग मास कर्व उसी से बनता है, ठीक है। तो उसी लिए ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास फ्लो मास कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। द फ्लो मास कर्व जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम एंड टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डायरेक्ट रन ऑफ कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, तो डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो कंसिस्ट, अगर चारों ऑप्शन को आप रीड करेंगे तो सरफेस रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन। तो ये इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन, ठीक है। उसके बाद फिर
ओवरलैंड फ्लो हो गया, इवेपोट्रांसपिरेशन, एंड इवेपोट्रांसपिरेशन तो आएगा ही नहीं। उसके बाद ओवरलैंड फ्लो, प्रॉम्प्ट टिम्पर फ्लो और परकुलेशन नहीं। ये जो डिपेंड करता है सरफेस रन ऑफ तो हुआ डायरेक्ट रन ऑफ में, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो गया एंड प्रेसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट रन ऑफ में बेसिकली ये होता है कि प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मे बी। तो सरफेस रन ऑफ तो हो गया जो सरफेस के ऊपर से ही पानी गिरा, इनफिल्ट्रेशन जितना होगा वो अपनी कैपेसिटी को रीच करेगा, फिर सारा पानी बहने लगेगा जैसा आपने बारिश में देखा होगा। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो क्या होता है, मान लीजिए अगर यहाँ से एक नदी जा रही है और यहाँ पे कुछ दूर पे बारिश हुई है, तो ये इन्फिल्ट्रेट करेगा जो वाटर, वो अंदर ही अंदर ग्राउंड के स्ट्रीम में जाके मिल जाएगा। तो ये ग्राउंड वाटर टेबल को रीच किए बिना अगर सीधे पानी में चला जाता है, नदी में चला जाता है, आउटलेट हो गया उसका, तो उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। और प्रेसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम यानी कि अगर नदी के ऊपर ही जो बारिश हो गया वो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ में कंसिडर का होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज इंडिकेटेड बाई। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो होता है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों जब डिफिसिट होने लगेंगे तो उस ड्रॉट को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू ड्रॉट प्रॉब्लम मे बी फाउंड इन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ। तो परमानेंट लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशन हमें करना होता है तो हमें ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सरप्लस रिवर बेसिन टू एरियाज ऑफ डेफिसिट इज परमानेंट सॉल्यूशन टू ड्रॉट। तो इसमें बेसिकली हमें ये करना पड़ेगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी है, जैसे किसी नदी में हमेशा बाढ़ ही आता रहता है, तो हम कुछ ऐसा चैनल बनाए या फिर कनाल सिस्टम बनाए कि उस जगह से पानी को, जो सरप्लस वाटर है वो जहाँ पे डेफिसिट है, जो इलाका हमारा डेफिसिट है, जहाँ सूखा आ रहा है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, तो हम ड्रॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 58 नंबर को जो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, जो कन्वर्ट द पॉइंट वैल्यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन एट वेरियस स्टेशन इनटू मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। तो पॉइंट वैल्यूज ऑफ प्रेसिपिटेशन को मीन में कन्वर्ट करने के लिए हम आइसोहाइटल मेथड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमसे अगले क्वेश्चन 59 क्वेश्चन में ये कह रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू एयर मासेस लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड्स बाई। तो प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, ऑर्थोग्राफिक में बेसिकली क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक मतलब हो गया कि कोई जगह या फिर किसी पहाड़ या फिर किसी स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर नहीं क्या है, नेचुरल स्ट्रक्चर या फिर नेचुरल चीज़ों के कारण जो हमारा पानी अफेक्ट होगा, कंडेंस होगा और नीचे प्रेसिपिटेट होगा, उसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेन शैडो बेसिकली ये होता है कि ये पहाड़ टाइप इलाका है, ये पानी यहाँ से गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, ठीक है। मॉइस्ट एयर राइज किया, यहाँ पे इतना ये प्रेशर बन जाता है यहाँ पे कि यही कंडेंस होने लगेगा, कंडेंस होकर फिर बारिश हो जाएगी। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रेसिपिटेशन इसे ही कहते हैं। As rain, snow and other precipitation produced when moist air is lifted as it moves over mountain range। तो माउंटेन रेंज के ऊपर आपको पता ही है ठंड होती है, तो वो कंडेंस करके प्रेसिपिटेशन करा देगा, ठीक है। तो 60th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अ रेनफॉल विथ इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आवर इज क्लासिफाइड एज। तो 5 mm पर आवर का अगर रेनफॉल है तो वो मॉडरेट रेन के केस में आएगा, क्योंकि मॉडरेट रेन का रेंज क्या होता है हमारा, पहले ही बताया मैंने। जैसे लाइट रेन होगा तो 2.5 mm पर आवर से कम होता है, 2.5 mm से अगर 7.5 है तो मॉडरेट आएगा, और हेवी होगा तो 7.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मॉडरेट रेनफॉल को हम मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 में कह रहा है ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम इज नोन एज। तो रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का जो प्लॉट होता है उसको हम हाइटोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो हाइटोग्राफ को हम मार्क कर देंगे, ये बार ग्राफ होता है बेसिकली, कितने मतलब ये मान लीजिए अगर 0 आवर है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 5 6 7, तो पहले घंटे में ये मान लीजिए 10 mm बारिश हुई, दूसरे घंटे में 9 हुई, तीसरे में बिल्कुल ही नहीं हुई, ठीक है, तीसरे में बिल्कुल खाली है, चौथे में फिर 4 हो गई, 4 कंटिन्यू करती गई, उसके बाद फिर 6 हो गई, फिर 9 पे आ गई। तो ये हमारा जो प्लॉट होता है बार ग्राफ, ये हाइटोग्राफ कहते हैं इसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गॉज फॉर एन एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर शुड बी। तो
5200 किलोमीटर स्क्वायर के लिए, तो IS अकॉर्डिंग टू IS रिकमेंडेड रेन गॉज इंटेंसिटी इन प्लेन 1 स्टेशन फॉर एवरी 520 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब एक रेन गॉज हमको 520 किलोमीटर स्क्वायर में होना ही चाहिए। तो 5200 में हमको कितना चाहिए होगा, तो 520 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसे तो 10 आता है। तो 10 ऑप्शन जो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको डेटा पता होना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक रेन गॉज हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 63rd नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल ओवर ए पार्टिकुलर ड्यूरेशन रिटर्न पीरियड इज कॉल्ड। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है इमेजनरी लाइन जो है ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल ऑफ पार्टिकुलर ड्यूरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि एक इमेजनरी लाइन बताइए जो इक्वल रेनफॉल भी हो, इक्वल रेनफॉल और पार्टिकुलर ड्यूरेशन का, यानी 2-2 आवर 2-2 आवर 2-2 आवर या फिर पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए विथ पार्टिकुलर रिटर्न पीरियड। मतलब मान लीजिए कि अगर 2003 में अगर 10 mm बारिश हुई है जुलाई के किसी मंथ में, ठीक है, जुलाई के किसी डेट पे, तो फिर वो कितने साल बाद, मान लीजिए अगर 4 साल बाद फिर उसी डेट पे फिर से बारिश होती है सेम अमाउंट और फिर 4 साल बाद वो रिपीट करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, तो ये आइसोलूवियल लाइन होती है। ये ए ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 64th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ ए स्टॉर्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन अ शेप विथ बेस विथ 400 आवर। मतलब 400 आवर की वो स्टॉर्म थी, इसके हिसाब से टाइम उतना था उसका, और द पीक फ्लो इज 50, द कैचमेंट एरिया इज 300 किलोमीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डिस्चार्ज पता कर लेते हैं तो हमको आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि हमको कैचमेंट एरिया दे ही दिया है। अगर हमें ये डिस्चार्ज पता है, ठीक है, ये टाइम पता है, डिस्चार्ज हमारा कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड में दिया होता है, तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। इस कर्व का हम एरिया निकाल लें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये लिखा हुआ है हाफ इंटू 400 बेस इंटू इसका 50 पीक हो गया। ठीक है, 50 पीक इंटू 60 इंटू 60, ये 60 इंटू 60 उसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ये 400 आवर था ना, 400 आवर से हम डिवाइड करेंगे उस हिसाब से। उसके बाद फिर कैचमेंट से डिवाइड किए तो इतना हमको सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में आएगा 12 इंटू 10 -2, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इफेक्टिव रेनफॉल हमारे कैचमेंट के ऊपर कितना हुआ, 12 सेंटीमीटर का हुआ। तो डी ऑप्शन जो हमारा मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ पीक ऑफ एन 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज 20 क्यूमेक्स देन पीक ऑफ ए 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी। तो 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ था, तो उसका पीक जो है वो 20 क्यूमेक्स है। तो अगर 4 आवर के हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसका पीक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो पीक होता है ऑर्डिनेट डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑन द सेम बेसिन। तो उसीलिए अगर 12 आवर का है, यानी कि पीक कितना का आएगा, 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ लगाना होगा। तो हाइड्रोग्राफ का जो पीक होगा वो लेस हो जाएगा 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ से। सो दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यानी कि देखिए इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर हमें ये हमारा एक हाइड्रोग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए अगर ये हमारा 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 यूनिट हाइड्रोग्राफ लगाना होता है ना, तो ऐसे लगाते हैं और फिर इनका जो मिल के आता है इनका पीक ये कम हो जाता है। ठीक है, इनका यूनिट हाइड्रोग्राफ ये 12 घंटे वाला ये आएगा टोटल, और ये होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो ये जो होता है लेस देन 20 क्यूमेक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप और डिटेल जानना हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इस पर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गॉज एडॉप्टेड इन इंडिया इज। तो नेचुरल रिकॉर्डिंग रेन गॉज क्या, तो हम लोग साइफन रेन गॉज जो होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप में यूज़ करते हैं इंडिया में। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इफ़ प्रेसिपिटेशन पी प्रेसिपिटेशन हुआ है, ए इज़ द एरिया ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय रेन गॉज एंड एन इज़ द नंबर ऑफ रेन गॉजेस इन अ कैचमेंट एरिया, देन वेटेड मीन रेनफॉल इज। ओके,
तो वेटेड मीन रेनफॉल हमारा क्या होगा इस एरिया का? तो वेटेड एरिया रेनफॉल क्या होता है? P1A1, P2A2, P3A3, यानी कि समीशन ऑफ PA अपॉन टोटल एरिया जो है वो हमारा वेटेड रेनफॉल है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ इट रेन्स बिटवीन 2 PM and 3 PM and the entire basin area just start contributing water at 3 PM to the outlet, then time of concentration will be। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बेसिकली होता है क्या है कि अगर आउटर मोस्ट मतलब कैचमेंट के फारदेस्ट, मान लीजिए अगर ये आउटलेट है तो यहाँ पे जो पानी की बूंद गिरी ये जितने टाइम में इस आउटलेट पे पहुँचेगी ना उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो कह रहा है कि 2 से 3 PM बारिश हुई और 3 PM पे कंसंट्रेशन होना शुरू हुआ, मतलब पानी पहुँचा वहाँ पे, कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, यानी 2 से 3 PM यानी 1 घंटे, यानी डी ऑप्शन 60 मिनट जो होगा हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो साइक्लोनिक एयर प्रेसिपिटेशन जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द pH ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स बिलो x इज टर्म्ड एज एसिडिक व्हाट इट्स वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू वो होगी कि d के नीचे, यानी 5 से 5.5 हमने देखा था ना पहले भी, तो 5 के अगर नीचे जाती है तो हम उसे एसिडिक टर्म दे देंगे कि हाँ रेन जो हो रही है वो एसिड रेन हो रही है, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन एरिया इफ ए स्टॉर्म अपीयर्स इन एवरी 10 ईयर एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टॉर्म इज 361 मिनट, देन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन mm/hour विल बी अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। तो हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन पे थे। तो 72nd नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज विथ अ टाइम एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्ट्रीम इज नोन एज। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर डिस्चार्ज और टाइम का यानी वाटर का ही ये वेरिएशन शो कर रहा है तो ये हाइड्रोग्राफ में शो किया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हाइड्रोलॉजी डील्स विथ अ प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ लैंड, प्रोसेस ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ वेपर फेज, ये तीनों से डील करता है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम आ गए अब 74th नंबर क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द हाइड्रोलॉजी इज ए साइंस विच डील्स विथ, तो यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, और उसके बाद ऑकरेंस ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हाँ, तो ये तीनों से डिपेंड करता है, उसीलिए बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 75th नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल द एवरेज रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन अ ग्लोबल, पहला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज़ लार्जर देन दैट इन ग्लोबल रिवर्स। तो ये गलत है क्योंकि ग्लोबल रिवर्स से ज़्यादा नहीं होता है मॉइस्चर हवा में हमारे। ओशियन जो है छोटा है ग्लोबल ग्राउंड वाटर से, ये भी गलत है। ओशियन सबसे बड़ा ग्राउंड सोर्स है वाटर का। तो डी ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं, रिवर तो लार्ज है ही नहीं ग्लोबल ग्राउंड वाटर से, उसके बाद डी ऑप्शन जो है ओशियन इज़ लार्जर देन ग्लोबल ग्राउंड वाटर, तो ये हाँ ये ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रिजर्वायर डिवाइडेड बाय आइदर द रेट ऑफ एडिशन ऑफ वाटर और रिजर्वायर और ओशियन और रेट ऑफ लॉस फ्रॉम इट। ओके, तो ये डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 76 नंबर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें निकालना है कि नॉर्मल एनुअल एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, ठीक है, ए और बी और सी स्टेशन का कितना दिया है 170.6, 180.3, 165.3। ओके, उसके बाद हमसे कह रहा है इन 1987 स्टेशन बी वाज इनऑपरेटिव, मतलब बी जो था वो ख़राब हो गया और स्टेशन ए और सी जो थे रिकॉर्ड किए थे कितना 153 और 145.1। तो उस साल 1987 में बी पे एस्टिमेटेड कितनी बारिश हुई होगी। तो ये मिसिंग रेनफॉल डेटा निकालने वाला मेथड है। इसमें हमको बेसिकली पता है कि 3 नॉमिनल केसेस हैं उसमें। तो एवरेज रेनफॉल अगर हमको स्टेशन बी पे निकालना होता है तो बी एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पे जो नॉमिनल बारिश हुई थी, यानी कि 180.3, ये 180.3 होगा यहाँ पे, ये 180.3 ये नॉर्मल बारिश अपॉन 2।
तो ये 2 जो है वो एवरेज है इन दोनों का, यानी कि इस पे जो जिस साल बी पे बारिश नहीं हुई यानी कि उस साल बारिश अपॉन उसका नॉर्मल, और 1987 में सी पे बारिश अपॉन उसका नॉर्मल, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 159.98 आता है जो 160 सेंटीमीटर करीब है। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ कलेक्टिंग एरिया ऑफ ए स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गॉजेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायमीटर जो होता है कलेक्टिंग एरिया का स्टैंडर्ड साइमन टाइप रेन गॉज का वो 12.7 सेंटीमीटर होता है। तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेन गॉज शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ। तो ये जो केस होता है इसमें 2 केसेस होते हैं कि पहला जो होना चाहिए कि वो 5.5 मीटर के एरिया से दूर हो अगर वो ओपन ग्राउंड में है रेन गॉज, तो या तो अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो ऑब्स्टेकल की मान लीजिए अगर जितनी हाइट है h, तो वो रेन गॉज से 2h की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्वाइस इट्स हाइट, ये बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज इसमें से कौन सा है? तो साइमंस रेन गॉज इज अ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वीबुल्स फार्मूला इज। तो वीबुल का फार्मूला क्या है? ये बेसिकली जो होता है वो प्रेसिपिटेशन निकालने के फार्मूले हैं, एम्पिरिकल फार्मूलेज हैं। तो बहुत सारे फार्मूले हमें याद ही रखना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने पी प्रेसिपिटेशन कह दिया था। ये प्रोबेबिलिटी निकालने के फार्मूले होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले होते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जो 3-4 फार्मूले होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया फार्मूला होता है P = m/n। m आपको पता है ऑर्डर नंबर हो गया और n जो हो गया नंबर ऑफ ईयर्स इन रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हेजन्स फार्मूला होता है m - 0.5/n और वीबुल्स फार्मूला होता है m/n+1। ये बेसिकली आपको तीनों फार्मूले याद ही रखने पड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फ्रॉम आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी अप्लाइड। तो यहाँ हमसे ये कह रहा है कि अगर हमें 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है और उससे हमें 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो आपको ही पता है कि अगर हमें किसी टाइम अमाउंट का हाइड्रोग्राफ पता हो और हमें उसी के कंपैरिजन या कैसे मल्टीपल्स में अगर हमें चाहिए होता है तो हम एस कर्व मेथड का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एवरेज एनुअल रेनफॉल इन सेंटीमीटर एट 4 एग्जिस्टिंग रेन गॉज स्टेशन इन बेसिन आर 105, 79, 70 और 66। तो इतने सेंटीमीटर की बारिश 4 स्टेशंस पे हुई है, रेन गॉज ने उन्हें मापा है। उसके बाद कह रहा है कि एरर जो है डेप्थ में वो एस्टिमेट किया है 10% का एरर है। तो कितने और एडिशनल जो रेन गॉज होंगे हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है उनका n = CV/E का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे CV का भी अलग फार्मूला होता है। CV का फार्मूला होता है हमारा 100 सिग्मा/P बार। उसके बाद सिग्मा का भी अलग फार्मूला होता है n/n-1 इंटू P बार माइनस P बार का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमको मेन पता होना चाहिए पहले P बार और P बार का स्क्वायर क्या है। तो ये जो हमें प्रेसिपिटेशन की डेप्थ्स दी हुई हैं 4, इसी का हम जब एवरेज ले लेंगे, यहाँ जो इसने म्यू से डिनोट किया है 105, 79, 70 और 66/4 80, ये हमारा हो गया P बार। और P बार का स्क्वायर निकालने के लिए इन्हीं का स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारा वो P बार का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और n जो है वहाँ पे जो 4 रेन गॉजेस थे हमारे पहले से, ठीक है, ये स्मॉल n होता है। तो स्मॉल n होता है जो हमारा वहाँ पे प्रेजेंट है पहले से 4, तो 4/3। तो ये हम यूज़ कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी सिग्मा की, या इसके हिसाब से 17.53।
उसके बाद सिग्मा की वैल्यू हमें आ गई, हमें पी बार पता है, ये जो पी बार है यहाँ पता है, तो इसमें सी वी हम निकाल सकते हैं। तो सी वी की वैल्यू जो निकालेंगे आप देख सकते हैं 21.9 आया। उसके बाद ऑप्टिमम रेन गॉसेस कितने हो जाएंगे, सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो पुट करते हैं अगर फॉर्मूला में 21.9 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 4.8 आएगा। तो 4.8 रेन गॉसेस तो हो नहीं सकते, यानी कि 5 हमें लेना होगा, यानी 5 ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉसेस होंगे। तो पहले से तो हमारे पास 4 रेन गॉस था ही, और ऑप्टिमम हमें 5 चाहिए, तो एडिशनल हमें कितना लगाना होगा, 1 रेन गॉस लगाना होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इफ़ अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज एट 4 रेन गॉजेस इज 30% एंड permissible error in estimation of rainfall is 10%, then the additional number of rain gauge required for the catchment is। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें परमिसिबल एरर पता है कि हम और कितना मतलब एरर उसको दे सकते हैं, कि आप अलाउ कर सकते हैं कि आप इतना एरर कर सकते हो, तो हमें CV की वैल्यू पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है, CV की वैल्यू पता है कि 30% है, और परमिसिबल एरर भी पता है। तो नंबर ऑफ रेन गॉजेस का फॉर्मूला होता है CV अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो 30 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और एडिशनल रेन गॉज कितना लगाना होगा, तो पहले से 4 रेन गॉजेस तो हैं ही, तो एडिशनल हमें कितने लगाने पड़ेंगे, 5। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जोन इज। तो आप आंसर देखेंगे तो जहाँ ये कह रहा है, ए ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जोन इज हाई प्रेशर विथ एंटी क्लॉकवाइज विंड। तो आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा कि हाई प्रेशर विथ एंटी क्लॉकवाइज विंड, यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 85th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर ए गिवन ड्यूरेशन दैट में पॉसिबल occur on a given catchment at any time of year is called। तो मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन गेज्ड डेटा यूजिंग। तो मीन प्रेसिपिटेशन को निकालने के लिए जो एरिया बेस्ड होता है उसको बेस्ट मेथड क्या है, तो जो आइसोहेटल मेथड होता है वो हमारा बेस्ट मेथड होता है। उसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं ओरोग्राफिकली वेटेड आइसोहेटल मेथड। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। लीनियर इंटरपोलेटेड आइसोहेटल मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि ओरोग्राफिक क्या होता है कि बेसिकली आपको यहाँ पे जो नहीं होता है आइसोहाइट्स मार्क कर देते हैं, उसके बाद फिर दोनों अगर इनका हमें पता है P1 और इसका P2 पता है, यहाँ पे एरिया A1 है, ठीक है, तो P1 प्लस P2/2 इंटू A1 कर देते हैं। तो ये हमारा ऐसे सम करके इस पूरे एरिया का हम वो प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं, मीन प्रेसिपिटेशन। तो ये ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा, ओरोग्राफिक वेटेड आइसोहाइटल मेथड। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87th नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, एयर मासेस गेट कूल्ड इन नेचर मेनली बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कूलर बॉडीज। तो ये सही बात है, एयर मास जो होता है वह कूल्ड होता है बिकॉज कॉन्टैक्ट करता है वो कूलर बॉडीज के साथ। ये ऑप्शन सही है। एयर मासेस लूज हीट एज दे गेट कॉन्टैक्टेड विथ हायर एलिवेशन, ये सही नहीं है, ये गलत है। हीट लूज नहीं करते हैं, वो कंडेंस होते हैं, ठीक है, प्रेशर के कारण। तो ये गलत ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन हमसे ये कह रहा है, द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रेसिपिटेशन इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा 1 and 3 ओनली, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जो सॉल्यूशन हमें दिया है, एयर मासेस ऑफ कूल्ड बिकॉज कॉन्टैक्ट ऑफ कूलर बॉडीज इन ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में वही जो आपने नहीं देखा था, पहाड़ पे जब ये ऊपर जाता है वेपर प्रेशर, तो प्रेशर और कोल्डर रीजन के कारण वो कंडेंस होकर फिर बारिश गिर जाता है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद व्हेन रेनफॉल अकर इन एनी टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ एडियाबैटिकली, तो वो सी ऑप्शन आपने पढ़ा ही था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88th नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ स्टैंडर्ड रेन गॉज इज। तो ये हमें पता होना चाहिए 30 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हाइट होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 89 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर एक्सप्रेस्ड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एयर में मास पर यूनिट वॉल्यूम को, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ए स्टैंडर्ड रेन गॉज इज 30 सेंटीमीटर। ये हमें रट चुका होगा अभी तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन हमसे छूट गया है। 91 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द अलाउबल परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेनफॉल इज ई एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल इज सी वी, देन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगॉज की फार्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेनगॉज का फार्मूला सी वी अपॉन ई का होल स्क्वायर होता है। ये आप याद ही रखें तो बेहतर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेन गॉज मस्ट बी सेट नियर द ग्राउंड एज पॉसिबल। तो रेन गॉज को ग्राउंड पे क्यों रखना चाहिए? ग्राउंड पे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो कुछ अगर रेन होगा वो पहली बार डिस्टॉर्ट होने लगेगा। मान लीजिए अगर विंड के कारण रेन डिस्टॉर्ट होता है तो वो हमारा रेन गॉज कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो विंड इफेक्ट को कम करने के लिए उसको ऊपर नहीं रखा जाता, उसको नीचे रखा जाता है, लेकिन पूरा ही नीचे नहीं रखा जाता, हल्का गैप दिया जाता है ऊपर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो जो गैप होता है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर रेनगॉज को रखा जाता है, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होता वो प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर रहेगा तो विंड इफेक्ट के कारण वो इफेक्ट होगा उसलिए, ठीक है। तो 93 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गॉज इज यूज्ड इन मेजरिंग रेन इन रिमोट एरियाज़। तो रिमोट एरियाज़ में अगर हमको मेज़र करने के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम टिपिंग बकेट का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। टिपिंग बकेट का क्यों यूज़ करते हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर जो रेनगॉज है, वेइंग बकेट हो गया, फ्लोटिंग टाइप हो गया, या साइमंस हो गया, या टिपिंग बकेट हो गया, उनका स्पेसिफिक यूज़ ही है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, उसी लिए टिपिंग बकेट का यूज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अ ईयर इज कंसिडर्ड टू बी ड्रॉट ईयर इन केस ऑफ टोटल एरिया अफेक्टेड एक्सीड्स। तो अगर 20% ऑफ टोटल एरिया कंट्री का अफेक्ट हुआ है ड्रॉट के कारण तो उसको एक ड्रॉट ईयर घोषित कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम किस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं? तो पी से जहाँ पे हमको कह रहा है प्रेसिपिटेशन है, इवापोरेशन है और रन ऑफ है। तो प्रेसिपिटेशन, मान लीजिए प्रेसिपिटेशन बारिश जो हुई, ये ग्राउंड है हमारा, तो बारिश जो हुई उसमें से कुछ इवापोरेट हो गया, यानी ये हमारा लॉस हो रहा है, फिर हमारा रन ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रेसिपिटेशन क्या होगा, जो इवापोरेशन प्लस रन ऑफ हुआ, यानी कि दोनों का सम होगा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन जो है, जो पानी आया वो इवापोरेट हुआ और जो गया, दोनों के सम के बराबर होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो था वो हमारा ख़त्म हुआ हाइड्रोलॉजी का। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2।